हेलो दोस्तों, वेलकम टू एनआर क्लासेज। आप सभी को स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनआर क्लासेज में। मैं नीतीश कुमार। हम सभी के वीडियो में देखेंगे क्लास 10th का मैथ चैप्टर का नाम है द्विघात समीकरण 4.1 से लेकर के 4.4 तक। ठीक है, तो आइए इसको देखते हैं। और हाँ, उससे पहले बता दें कि आपको बहुत दिन से वीडियो नहीं मिल पा रहा था, तो कुछ उसका रीज़न था जो आपको बताया था पिछले वीडियो में, है ना, कि आखिर आपको वीडियो किस लिए नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो आज भी वीडियो तो नहीं मिल पाता क्योंकि हम सब अभी काम में व्यस्त हैं और छुट्टी हमको परसों हो पाएगा। तो हमने सोचा कि अभी भी चलिए वीडियो डाल देते हैं ताकि जो बच्चे जो इस पर एग्ज़ाम देंगे उनका कुछ रिवीजन हो जाए और वो यहाँ से स्कोर कर पाएँ मैथ में। ठीक है, जैसे ही काम छुट्टी होगी उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू मिलता रहेगा, क्लास 10th का हो या क्लास इंटर का हो या 9th का हो। ठीक है, आपको वीडियो हर सब्जेक्ट का मिलता रहेगा। और इसके बाद सोच रहे हैं इस बार से कि शुरू करने के लिए इस पर जीके और जीएस भी शुरू कर देंगे। और आपको सप्ताह में एक दिन ना, पूरे सप्ताह का क्या करेंगे, हम सब करंट अफेयर्स की भी शुरुआत कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं, समय मिलता है तो उसको मिल देते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देंगे, बगल में घंटे को ऑन कर देंगे। और अभी ये नहीं पूछिएगा कि सर आप ये बेलमुंड क्यों हो पाए हैं। ठीक है, तो हमको बताए थे ना कि जैसे हमारी जो नानी माँ हो वो क्या हुई थी, डेथ कर गई थी, तो हम वही सब अभी उनका काम ही पूरा नहीं हो पाया है। तो आइए देखते हैं वीडियो में सब बात करते हैं द्विघात समीकरण का और देखते हैं कि द्विघात समीकरण का मूल जो निकालते हैं ना वो किस प्रकार से निकालते हैं। जैसा आपको पता होना चाहिए कि हम सब क्या करते हैं कि द्विघात समीकरण में जो मूल निकालते हैं ना, वो उसका मूल निकालने का जो आप पे द्विघात समीकरण का जो मान लाते हैं दो एक्स का जो दो मान आता है अल्फा और बीटा के रूप में, हम सब द्विघात समीकरण का मूल निकाल सकते हैं तीन प्रकार से। ठीक है, एक तो पहला विधि जो जानते हैं वो क्या है, गुणनखंड विधि होता है। दूसरा है पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, हमने अभी तक वो नहीं पढ़ाया है पूर्ण वर्ग विधि से द्विघात समीकरण का मूल कैसे निकलता है। ठीक है, तो अब जब इस साल से देखेंगे तो आपको हर सब्जेक्ट का वीडियो पूरे चैप्टर वाइज वीडियो डाल दिया जाएगा आपको, है ना। और तीसरा है द्विघाती सूत्र। ठीक है, द्विघाती सूत्र से भी हम सब द्विघात समीकरण का मूल निकाल सकते हैं जो एक्स का जो मान आता है अल्फा और बीटा के रूप में। तो क्या होता है ना कि द्विघाती सूत्र से जो हम मान निकालते हैं तो उसमें पहले हमें अस्तित्व देखना पड़ता है कि दिए गए द्विघात समीकरण का अस्तित्व होता है या नहीं होता है। ठीक है, ये अब अस्तित्व क्या होता है, तो मान लीजिए कि कोई द्विघात समीकरण का जो मान आया, ठीक है, यदि हम उसका अस्तित्व निकालते हैं, यदि अस्तित्व निकालने के बाद यदि 0 से संख्या बड़ा हो जाए तो उस द्विघात समीकरण का अस्तित्व होगा और उस द्विघात समीकरण का मूल निकल सकता है अल्फा और बीटा के रूप में। ठीक है, और फिर क्या होगा कि जब द्विघात समीकरण का मान, है ना, जब हम विवेचक या विवेकतर या अस्तित्व निकालते हैं, तीन एक ही चीज़ होता है। ठीक है, तो यदि द्विघात समीकरण का अस्तित्व निकालते हैं और यदि अस्तित्व 0 आ जाता है तो फिर भी क्या होंगे, फिर भी द्विघात समीकरण के मूल आएंगे अल्फा और बीटा के रूप में। लेकिन हाँ, जब द्विघात समीकरण का, है ना, अस्तित्व निकालते हैं आप और यदि अस्तित्व वो 0 के रूप में आता है तो क्या होगा कि जब आप उस द्विघात समीकरण का मूल निकालेंगे ना तो क्या होगा, जो उसका एक्स का जो अल्फा और बीटा जो होता है ना वो क्या होगा, दोनों एक समान आंसर ही आएंगे। यदि अल्फा भी 2 आया होगा ना तो बीटा भी 2 आएगा। कब, जब द्विघात समीकरण का अस्तित्व आप निकालते हैं और इसका अस्तित्व क्या आ जाए, 0 के समान आ जाए तो। लेकिन यदि द्विघात समीकरण का मूल निकालने से पहले यदि आप उसका अस्तित्व निकालते हैं और यदि अस्तित्व 0 से छोटा यानी माइनस में हो जाए तो क्या होगा कि उस द्विघात समीकरण का जो मूल निकलता है अल्फा और बीटा के रूप में वो निकल नहीं पाएगा। ठीक है, तो उसका आप उस प्रकार के द्विघात समीकरण का मूल नहीं निकाल सकते हैं। तो देखते हैं सब बातों को, हम जानते समझते हैं क्या होता है ना, और क्या द्विघात सूत्र होता है जानते हैं उसके बारे में। तो आइए सब देखते हैं द्विघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण क्या होता है वो देखिए। ठीक है, हाँ, वीडियो साफ आ रहा होगा तो देखेंगे और नहीं आएगा तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई इस प्रकार से आपका कोई एक द्विघात समीकरण दिया गया है ना, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ठीक है, तो इसका जो मूल निकलता है ना, इसके दो मूल आते हैं ना, इसका दो मूल आता है अल्फा और बीटा के रूप में। ठीक है, तो देखिए आप इसका मूल निकाल सकते हैं। पहला कौन विधि है, गुणनखंड विधि। पहला है गुणनखंड विधि, दूसरा क्या होता है, पूर्ण वर्ग विधि। ठीक है, जिस प्रकार से आप जिस प्रकार से क्या होता है कि रैखिक समीकरण के युग्मों को जब हल करते हैं और इसका जो x और y का जो मान आता है ना वो तीन प्रकार से आता है। क्या क्या, पहला है प्रतिस्थापन विधि, दूसरा होता है विलोपन विधि और फिर क्या होता है वज्रगुणन विधि। उसी प्रकार से द्विघात समीकरण के जो मूल निकालेंगे वो भी आप तीन प्रकार से निकाल सकते हैं। पहला है गुणनखंड विधि, है ना, जिसमें आप 3 पद दिया रहता है तो उसको 4 पद करते हैं।
दूसरा है क्या, पूर्ण वर्ग विधि, ठीक है। फिर क्या है, ये आपको नहीं पढ़ाए हैं लेकिन पढ़ा देंगे अब इससे, ठीक है। और एक क्या होता है, द्विघाती सूत्र, ठीक है। द्विघाती सूत्र से भी चाहेंगे ना तो इस प्रकार के द्विघात समीकरण का मूल निकाल सकते हैं, लेकिन हाँ द्विघाती सूत्र से, ठीक है, जब आप एक गुणनखंड निकालेंगे, जब गुणनखंड का मूल निकालेंगे तो क्या होगा, उस समय पहले आपको उस समीकरण का अस्तित्व देखना पड़ता है कि अस्तित्व है या नहीं है। तो अस्तित्व निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, कि दिए गए द्विघात समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है तो आप इससे निकाल सकते हैं। क्या होना होता है, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। हाँ कभी कभी क्या होता है ना कि द्विघात समीकरण का आपको विवेक्तर दे देगा, क्या दे देगा, विवेक्तर, ठीक है, विवेक्तर भी दे देगा या विवेचक भी पूछ देगा। क्या पूछ देगा, विवेचक, कि दिए गए द्विघात समीकरण का क्या करें, विवेचक या विवेक्तर ज्ञात करें। तो विवेचक या विवेक्तर ज्ञात करने के लिए या उस द्विघात समीकरण का अस्तित्व देखने के लिए आप इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे, क्या, d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। अब देखते हैं कि दिए गए द्विघात समीकरण का जब आप द्विघाती सूत्र से मूल निकालेंगे तो कब कब मूल निकल सकता है और कब कब मूल नहीं निकल सकता है, ठीक है। यदि हम बात करें, देखिए क्या होगा, है ना, द्विघाती समीकरण के मूल निकलेंगे, है ना, कब निकलेगा, जब d बराबर क्या होगा, d लेस देन 0, यानी कहने का मतलब है क्या कि यदि जब d का मान 0 से बड़ा आ जाएगा ना तो जो इस द्विघात समीकरण का जो मूल निकलेगा अल्फा और बीटा के रूप में वो क्या निकलेगा, 2 तो मान निकलेगा, 2 क्या निकलेगा, वो वास्तविक भिन्न मूल होंगे। क्या होगा, वास्तविक भिन्न मूल होगा। भिन्न का मतलब अलग अलग, जो भी मान आएंगे ना अल्फा बीटा का वो क्या होगा, अलग अलग। यदि अल्फा 2 आएगा तो बीटा 3 आएगा, मतलब अलग अलग आएगा, ठीक है। ये होता है कब, जब d लेस देन क्या हो, जब d क्या हो, d ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ठीक है। आइए जानते हैं कंडीशन दूसरा क्या होता है, यदि d पर क्या होगा 0, यदि विवेचक आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना तो क्या होगा, 2 जो मान आएंगे वो क्या होगा, 2 वास्तविक बराबर मूल होगा, है ना, क्या, बराबर मूल होंगे। यानी कहने का अर्थ क्या होगा कि यदि जब आप दिए गए द्विघात समीकरण का अस्तित्व निकालेंगे ना, यदि d का मान क्या आ जाएगा 0 के बराबर तो क्या होगा कि उस प्रकार के द्विघात समीकरण का क्या होगा, जो अल्फा और जो बीटा का मान आएगा ना वो क्या आएगा, एक समान आएगा। यदि अल्फा कितना आया है, 2 आएगा ना तो बीटा भी कितना आएगा, 2 ही आएगा। कब, जब दिए गए द्विघात समीकरण का क्या हो, d का मान 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हाँ याद रखिए आप, जब यदि बात करें कि यदि क्या हो, d लेस देन 0, यानी क्या मतलब यदि d का मान क्या हो, 0 से छोटा हो जाए तो क्या होगा, तो उस स्थिति में क्या होगा कि द्विघात समीकरण का कोई मूल ही नहीं आ पाएगा, उसका कोई आंसर ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक सवाल भी आएगा क्या कि दिए गए द्विघात समीकरण के 2 वास्तविक भिन्न मूल होंगे। कब, जब d क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, यानी d का मान 0 से बड़ा होना चाहिए। और सवाल क्या आएगा कि दिए गए द्विघात समीकरण के 2 वास्तविक बराबर मूल होगा, यानी कब होगा, जब d इक्वल टू 0, यानी जब d का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और एक सवाल क्या आएगा कि दिए गए द्विघात समीकरण का कोई भी मूल नहीं होंगे। कब, जब क्या होगा, d लेस देन 0, यानी कब क्या होगा, कहने का अर्थ है कि यदि d का मान क्या आएगा, 0 से छोटा आ जाएगा ना तो इसका समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होगा, उसका कोई आंसर नहीं आ सकता है, ठीक है। हाँ कहीं कहीं उसके क्या पूछेगा ना, आपको क्या करें, देखिए d ग्रेटर देन 0 ना दे देगा, ऐसे दे देगा क्या, d का मान पुट कर देगा क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac, क्या, ग्रेटर देन 0। तो यही है ना, d का मान क्या फॉर्मूला होता है, बी इसका मान 4ac होता है, ठीक है। तो आप इस प्रकार से क्या करेंगे कि दिए गए द्विघात समीकरण का सूत्र, है ना, द्विघाती सूत्र से उसका मूल निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि द्विघाती सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है और किस प्रकार से दिए गए द्विघात समीकरण का मूल निकाल सकते हैं। हाँ ठीक है, तो आप इतना इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, तब बोर्ड साफ करते हैं। तो देखिए द्विघाती सूत्र से जब आप द्विघात क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a होता है, ठीक है। ये देखिए ना, आप जब रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कर सकते हैं, d नहीं कर सकते हैं क्या, क्योंकि d का मान क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है।
तो आप इसका शॉर्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। लेकिन हाँ, आप इसको कब लगाएंगे, जब पहले ही अस्तित्व निकालेंगे तब। लेकिन जब आप अस्तित्व नहीं निकालेंगे तो फिर आप इससे भी कर सकते हैं। तो क्या होगा कि दिए गए द्विघात समीकरण का मूल निकल सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और यहाँ से सवाल हमेशा बोर्ड में आएगा। ठीक है, तो देखिए सवाल इस टाइप का जो सवाल होता है देखते हैं 4.4। ठीक है, सवाल नंबर 1 देखते हैं और समझते हैं कि कब निकल सकता है और कब नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई एक सवाल दिया हो, जिससे देखिए 4.4 मैंने एक सवाल आपको दिया गया है, क्या दिया गया है 2x स्क्वायर। ठीक है, क्या दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, ये एक आपका समीकरण दिया गया है। क्या दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के क्या करें, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, है ना। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यानी पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि दिए गए द्विघात समीकरण का अस्तित्व निकालना पड़ेगा। सवाल क्या बोलता है कि यदि अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात करें। तो हम आपको भी बताए थे क्या कि द्विघात समीकरण का अस्तित्व आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। पहले आप इसको ए मानेंगे, तो ए कितना आपको दिया गया है, ए है 2, बी कितना होता है -3 होता है, सी कितना 5। तो बोला क्या कि अस्तित्व हो तो पहले को क्या करना पड़ेगा, मूलों की प्रकृति निकालने से पहले आपको अस्तित्व निकालना पड़ेगा कि दिए गए द्विघात समीकरण के अस्तित्व है या नहीं है। तो हमने आप आपको क्या बताया कि अस्तित्व निकालने के लिए एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का डी, बी कितना है, बी है -3, तो -3 का स्क्वायर कर लीजिए -4ac ना, तो 4a कितना, a 2 है, सी कितना है 5। तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 दूनी के 8 5 के 40, क्या हो जाएगा -31। सवाल क्या बोला कि अस्तित्व हो तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति निकालें। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो डी का मान आया वो क्या चीज में आया है, माइनस में आया है। और हमने अभी आपको बताया क्या होगा कि जब दिए गए द्विघात समीकरण का यदि अस्तित्व क्या आ जाए, माइनस में आ जाएगा, तो इसका कोई अस्तित्व नहीं होगा और उसका कोई भी दो गो जो मूल अल्फा और बीटा के रूप में आता है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इस प्रकार के द्विघात समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं होगा और इसका कोई भी मूल्य यानी इसका कोई भी आंसर अल्फा और बीटा के रूप में नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो अस्तित्व होगा कब, जब 0 आ जाए या 0 से बड़ा आ जाए डी का मान, है ना, तभी आप क्या करेंगे कि द्विघाती सूत्र से इस प्रकार के द्विघात समीकरण का मूल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे आपका चैप्टर 4.4 है ना सवाल बन जाएगा। तो यहाँ से एक सवाल हमेशा बोर्ड में आते रहते हैं, तब तक इसको आप क्या कीजिए, सेट मारिए। ठीक है, और जो भी कोई भी दिक्कत हो उसको कमेंट कीजिए। तो तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जुड़े रहना क्लासेस के साथ।